Yes, beta, good morning. Today I am going to start lesson number 1, resources and development. Resources and development. प्लीज अपने आप को म्यूट करें आते ही, जो बच्चे नए आ रहे हैं वो अपने आप को म्यूट करें. Resources and development. Resources means संसाधन and development means विकास. आज हम पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज. रिसोर्सेज क्या होते हैं? सबसे पहले आप ये समझिए, रिसोर्सेज वो होते हैं जो चीज हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, वह रिसोर्स है. जैसे कि पानी है, वाटर, फूड एक्सेट्रा. ये पढ़ लीजिए. एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अवर नीड्स. जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, जो चीजें एनवायरमेंट में हमारे लिए प्रोवाइडेड हैं और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, दोज आर कॉल्ड रिसोर्सेज. इट इज टेक्नोलॉजिकली असेसेबल, इकोनॉमिकली फेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स. अब टेक्नोलॉजिकल असेसेबल क्या होता है, इकोनॉमिकली फेसिबल क्या होता है, कल्चरली एक्सेप्टेबल क्या होता है, ये मैं आपको एक डायग्राम से समझा रही हूँ. आपको पूरा समझ आ जाएगा. ये इसकी रिसोर्स की डेफिनेशन है. कई बार वन वर्ड में डेफिनेशन आ जाती है इसकी, 1 मार्क वालों में. तो 1 मार्क में डेफिनेशन आ जाती है. कई बार डेफिनेशन के साथ दूसरा क्वेश्चन भी जुड़ के एग्जांपल्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो वो 3 मार्क्स में आ जाते हैं क्वेश्चन में. तो ये मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ. हाँ, ये नहीं खुल रहा ना. आपने डाउनलोड किया था, ये खोल के 12 बार कर चुका. कौन से लेना है, जैसे खराब कर दे. ठीक है, ठीक. यहाँ पे होगा तो हाँ जी, ये देखिए लेसन नंबर 1 ज्योग्राफी का, ये मैं आपको समझा रही हूँ. ये देखिए एग्जाम्पल 1 से आपको समझा रही हूँ. ये रिसोर्स की डेफिनेशन है. ये सर्कल बना रखा है मैंने, एक रिसोर्स जिसमें लिख रखा है संसाधन. संसाधन क्या होते हैं बेटे? ये टेक्नोलॉजिकली असेसेबल. क्या मीनिंग है इसका कि टेक्नोलॉजिकली असेसेबल? मैं इसमें गोल्ड का एग्जांपल ले रही हूँ और ये तीनों जो आपके टर्म्स हैं गोल्ड के एग्जांपल के साथ समझाऊंगी कि टेक्नोलॉजिकल असेसेबल क्या चीज होती है. यानी कि मान लीजिए एग्जांपल हमने ले लिया गोल्ड का. गोल्ड तब तक रिसोर्स नहीं है हमारे लिए जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इसको निकालने की. जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी तो तभी हम ओर से गोल्ड बनाएंगे. ओर मींस कच्चे गोल्ड से, जो माइनिंग से निकलता है गोल्ड, उससे गोल्ड बनाएंगे. तब ये हमारे लिए जो है रिसोर्स बन जाएगा. टेक्नोलॉजिकली अगर नो हाउ है हमारे में, तभी हम गोल्ड को रिसोर्स बना सकते हैं. ऐसे तो जमीन के नीचे जितना मर्जी गोल्ड पड़ा रहे, उसका हम कैसे संसाधन बनाएंगे, उसको हम कैसे रिसोर्स बनाएंगे? जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी तभी हम और से गोल्ड बना सकेंगे. तो हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड जो है एक रिसोर्स है हमारे पास, उसकी टेक्नोलॉजी है. दूसरा उसका है इकोनॉमिकली फेसिबल. गोल्ड का ही एग्जांपल ले रही हूँ. मान लो गोल्ड निकालने में हमारा खर्चा आ जाता है 1 करोड़ रुपए, लेकिन मनी प्रॉफिट जब हम उस गोल्ड को आगे बेचते हैं करते हैं तो हमारे को सिर्फ 50,000 रुपए ही हमारे को बच रहे हैं. मनी प्रॉफिट ही नहीं हो रहा कोई. हमने लगाया तो 1 करोड़ और बच रहे हैं सारे 50,000.
तो इट इज नॉट इकोनॉमिकली फेसिबल। तो इकोनॉमिकली फेसिबल ही नहीं है ये चीज, तो रिसोर्स कैसे बन जाएगी? जब गोल्ड को निकालने की कीमत 1 करोड़ आ रही है और हमारा प्रॉफिट भी उससे 50 लाख रुपए तक का निकल रहा है, और यानी कि 1.5 करोड़ रुपए में हम गोल्ड को बेच रहे हैं आगे, तो तब गोल्ड हमारा इकोनॉमिकली फेसिबल होगा और रिसोर्स बन जाएगा। तो आपने ये दो टर्म समझी, टेक्नोलॉजिकली असेसेबल एंड इकोनॉमिकली फेसिबल। टेक्नोलॉजी होगी, नो हाउ होगा, तभी हम कच्चे गोल्ड से गोल्ड के ऑर्नामेंट्स वगैरह बना सकते हैं। इकोनॉमिकली फेसिबल मींस गोल्ड को माइनिंग से निकालने का खर्चा 1 करोड़ आ रहा है, उस पे प्रॉफिट हमारा आएगा 1.5 करोड़, तो तब हम मानेंगे कि गोल्ड हमारे लिए एक रिसोर्स है, इकोनॉमिकली फेसिबल है। अब आ गया आपका कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल में भी गोल्ड का ही एग्जांपल मैं ले रही हूँ। कल्चरली कैसे गोल्ड किसको चाहिए? हमारे समाज को चाहिए गोल्ड, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए गोल्ड चाहिए। तो अगर समाज कहता है कि हमें गोल्ड चाहिए, तब तो ये कल्चरली एक्सेप्टेबल है। अगर कोई ये चाहता ही नहीं कि गोल्ड क्या है, कुछ नहीं है, मेटल है, पड़ी रहने दो, हमें नहीं चाहिए, हम नहीं मानते इसको, तो ये गोल्ड रिसोर्स नहीं बनता। रिसोर्स वही चीज होती है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। तो कल्चरली मीन्स समाज जब इसको एक्सेप्ट करता है, मीन्स इफ ए सोसाइटी कंसिडर्ड गोल्ड एज रिसोर्स ओनली देन इट इज ए रिसोर्स। अगर सोसाइटी चाहती है कि हाँ हम इसके ऑर्नामेंट्स बना के पहन ले, गोल्ड बहुत महंगा है, ये प्रेशियस है हमारे लिए, ये हमें संभाल के रखना है, अगर कल्चरली एक्सेप्टेबल है, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती है, तभी ये रिसोर्स है। अगर सोसाइटी नहीं चाहती कि हमें तो रिसोर्स का कुछ करना ही नहीं इसका गोल्ड का, तो ये रिसोर्स कभी नहीं बन सकता। तो रिसोर्स वही होता है बेटा जो हम ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है। तो रिसोर्स की डेफिनेशन भी यही है कि ये टेक्नोलॉजिकली असेसेबल हो, इकोनॉमिकली ट्रेसेबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। तो ये था आपका पेज नंबर 1, जो एग्जाम्पल नंबर 1 जो इसकी डेफिनेशन है, ये मैंने आपको समझाई है। अब आप आ जाइए अपनी वही बुक पे फिर दोबारा। निकलना मैम। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो पेज ही। हाँ जी, तो एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। ये आपको समझ आ गई होगी इसकी डेफिनेशन रिसोर्स की। आगे देखिए द प्रोसेस ऑफ, ये एक आपके सामने बना हुआ है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ये बेटा ह्यूमन बींग्स दिखा रखे हैं इधर ट्राइंगल में आपको। तो आप देखेंगे कि
ये फिजिकल एनवायरनमेंट है, नेचर, ये इंस्टीट्यूशंस एंड ये टेक्नोलॉजी। तो रिसोर्स को ह्यूमन बीइंग ढूंढते हैं, रिसोर्स जो है ये ह्यूमन बीइंग ढूंढते हैं। कहां से ढूंढते हैं? एनवायरनमेंट में से, नेचर में से ढूंढते हैं। और फिर क्या होता है, उसको टेक्नोलॉजी की मदद से, इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंस्टीट्यूशंस मींस माइनिंग इंस्टीट्यूशन हो गई, आपकी माइनिंग इंडस्ट्री हो गई, फॉरेस्ट हो गई, ये बना देते हैं। तो आप ये देखिए, ये आपकी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, फिजिकली एनवायरनमेंट, नेचर, इंस्टीट्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि मान लीजिए आपने गोल्ड निकालना है, गोल्ड तो नेचर के पास है ना, नीचे जमीन में है, ठीक है। आपके पास टेक्नोलॉजी है उसको निकालने की, आप टेक्नोलॉजी से उसको निकालेंगे। और फिर कैसी टेक्नोलॉजी है, आपने कौन सी टेक्नोलॉजी से क्या बनाया? पहले माइनिंग इंडस्ट्री बनाई, तो माइनिंग से आपने गोल्ड को निकाल लिया। तो ये सब काम क्यों कौन करता है? ह्यूमन बीइंग। तो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है नेचर में, टेक्नोलॉजी में और इंस्टीट्यूशन में। The process of transformation of things available in our environment involve an interactive relationship between nature, technology and institution. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. बेटा जो रिसोर्सेज हैं ये नेचर की तरफ से हमें फ्री दिए हुए हैं, ये नेचर की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट हैं। रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। रिसोर्सेज ना हो तो हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज ही ना हो, कोई फंक्शन ही ना हो ह्यूमन एक्टिविटीज का। ह्यूमन बीइंग्स themselves are essential components of resources. They transform material available in our environment to resource and use them. These resources can be classified in the following ways. इन resources को हम following ways में, ये आपके 4 तरीके हैं जिनमें इनको क्लासिफाई किया गया है। एक तो रिसोर्सेज होते हैं बेटा, अपने आप को जो भी बच्चे एंटर करते हैं वो म्यूट कर लिया करें। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक होते हैं। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति के आधार पर। ये 4 में हमारे रिसोर्सेज जो हैं, 4 पार्ट A B C D में जो हैं ये क्लासिफाई किए हुए हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर। 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक बायोटिक और दूसरे एबायोटिक। बायोटिक वो रिसोर्सेज होते हैं बेटा जिसमें लाइफ होती है। बायोटिक कौन से होते हैं? जिनमें लाइफ होती है। और एबायोटिक जो होते हैं इनमें कोई लाइफ नहीं होती। बायोटिक मींस जिनमें लाइफ होती है, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। एबायोटिक वो होते हैं जिनमें कोई लाइफ नहीं होती एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि एयर, वाटर, कुछ भी आप ले सकते हैं। और दूसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर भी रिसोर्सेज को 2 भागों में यो बांटा गया जूम है। ऐप है, उसके अंदर नहीं है। जूम इसमें कर ले फिर। तो फिर चलो तो नहीं ना इसके अंदर। अपना बोलना बंद कीजिए। जिसके घर से पेरेंट्स की आवाज आ रही है वो आवाज नहीं आनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर भी 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं। एक रिन्यूएबल जो कि दोबारा रिन्यू हो जाते हैं, जैसे वाटर है वो रिन्यू हो जाता है। कैसे हो जाता है? सारी नदियों से, नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, पहाड़ों से पानी जो है वो नीचे जाके समुद्र में मिल जाता है, समुद्र में फिर इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है और ऊपर से फिर बारिश के रूप में फिर पानी नीचे आ जाता है। तो ये जो है रीन्यूएबल रिसोर्स है वाटर हमारा। और नॉन रिन्यूएबल क्या है? जो जिसको हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते, और नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यू नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला है, कोयला जलने के बाद राख बन जाता है, इसको दोबारा हम कोयला नहीं बना सकते। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पर क्या है? इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ऑनरशिप कहते हैं मेरा, स्वामित्व के आधार पर। यानी कि स्वामित्व के आधार पर क्या होता है कि ये पीछे से किसी के पेरेंट्स के बोलने की आवाज आ रही है, उस बोलने की आवाज को बंद करें। ऑनरशिप के आधार पर इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल मींस एक व्यक्ति के, कम्युनिटी मींस पूरे समाज के, नेशनल मींस राष्ट्रीय और इंटरनेशनल मींस अंतरराष्ट्रीय। तो रिसोर्सेज ऑनरशिप के बेस पर 4 तरह के होते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या हुए? मान लीजिए इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो है वो मेरा घर है।
मान लीजिए इंडिविजुअल जो है वो मान लीजिए इंडिविजुअल व्यक्तिगत, यानी कि जैसे मेरा घर है तो ये मेरा ही है, आपका घर है तो वो आपका ही है, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स हुआ। कम्युनिटी रिसोर्स क्या होते हैं, जैसे कॉलोनी है, पार्क है, कोई मॉल है, तो ये कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। नेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? नेशनल रिसोर्सेज जो हमारी कंट्री की टेरिटरीज हैं, जितना रीजन है हमारे पास वो सारा हमारा है देश पर, जिस पे देश का हक है, वो राष्ट्रीय रिसोर्स होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं बेटा, जैसे कि आपने भारत का मैप देखा है, आगे इंडियन ओशन जो है हमारा, जो पानी है, आगे पानी में 200 नॉटिकल माइल्स जो हैं वहां तक जो है इंटरनेशनल मींस हमारे देश का हक है। 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो है वो इंटरनेशनल रिसोर्स हो जाता है। 200 नॉटिकल माइल्स तक तो वो नेशनल रिसोर्स है, लेकिन इंटरनेशनल कब बनता है? 200 नॉटिकल माइल्स के बाद वो इंटरनेशनल रिसोर्स हो जाएगा। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है वो देखने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल है, डेवलप्ड स्टॉक है एंड रिजर्व है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझा रही हूँ। अभी खोल रही हूँ, ये देखिए एग्जांपल नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये मैंने एक टेबल बनाया है, टेबल की मदद से मैं आपको ये समझा रही हूँ। देखो, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व, ये क्या होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज जो हैं, ये मैंने 4 कॉलम इधर बनाए हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, विलिंगनेस टू यूज, आर वी एबल टू यूटिलाइज इट, और इसके एग्जांपल। अब देखिए पोटेंशियल, पोटेंशियल वो होते हैं जो कि उस रीजन में अवेलेबल हैं, हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, तो हमने इसको टिक किया हुआ है, यस किया हुआ है। उसके बाद विलिंगनेस टू यूज, हाँ हम विलिंग हैं इसको यूज करने के लिए, हम चाहते हैं। आर वी एबल टू यूटिलाइज, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। किसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं? एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी को। राजस्थान में हमारे पास बहुत सारी सोलर एनर्जी है, गुजरात में विंड एनर्जी है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम विलिंग भी हैं, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो इट मींस वो पोटेंशियल में आ जाएंगे आपके। डेवलप्ड में कौन से आ जाएंगे? स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में, यानी हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी है रिसोर्स को डेवलप करने के लिए, विलिंगनेस भी है हमारी और हम उसके लिए एबल भी हैं उसको यूटिलाइज करने के। तो ऐसा कौन सा है? पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम में हमारी टेक्नोलॉजी भी है, हम उसको जमीन के नीचे से निकाल भी सकते हैं, हम विलिंग भी हैं क्योंकि हमें अपनी मोटर गाड़ियों के लिए पेट्रोल चाहिए, हम उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं, तो ये हमारा डेवलप्ड आ गया। स्टॉक क्या होता है? जिस चीज का आपका स्टॉक होता है, स्टॉक में आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, आप उसको यूज तो करना चाहते हो, लेकिन बिना टेक्नोलॉजी के कैसे यूज करोगे? आप उसको यूटिलाइज करने के एबल भी नहीं हो, जब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप एबल भी नहीं हो। अब जैसे पानी है, पानी में से आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे अलग कर सकते हो ही नहीं सकती अलग। तो आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए आप उसको यूटिलाइज करने के एबल भी नहीं हो। उसके बाद है रिजर्व। रिजर्व कहते हैं भंडार। आपके पास क्या है? आपके पास रिजर्व जो स्टॉक है उसके आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, आप उसको यूज नहीं करना चाहते विलिंगली। क्यों नहीं यूज करना चाहते ये मैं आगे बताऊंगी। आर वी एबल टू यूटिलाइज इट, हाँ हम इसको एबल भी है, हमारे पास देखो इसकी टेक्नोलॉजी भी है, हम इसको यूज करने के लिए एबल भी हैं, लेकिन
क्या चीज है, जैसे वाटर इन डैम्स में पानी हम उतना ही यूज करते हैं जितना हमें चाहिए होता है। बाकी का हम क्या करते हैं, बाकी हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रख रहे हैं। तो विलिंगनेस टू यूज में हमने क्रॉस लगाया कि हम विलिंग नहीं है उस पानी को बहता छोड़ दें या हम पानी को बेकार कर दें, हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो पानी बचा के रखा हुआ है। तो ये तो था आपका, मैंने जो आपको समझाया 4th पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर आपके क्या बेसिस हैं। पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स को आपको मैंने समझाया है। अब आ जाइए अपनी स्क्रीन पे वापस। तो ये थे आपके रिसोर्सेज को हमने दो तरीके में बांटा हुआ है, 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। एक है आपके नेचुरल रिसोर्सेज, एक है ह्यूमन रिसोर्सेज। पहले मैं नेचुरल रिसोर्सेज आपको बता रही हूँ। नेचुरल रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं, एक रीन्यूएबल, एक नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल पहले बता रही हूँ, कॉन्टिन्यूअस और फ्लोइंग, ये होते हैं विंड, वाटर, ये रीन्यूएबल है। कितने भी हम पानी इस्तेमाल कर लें, पानी अभी आ रहा है। विंड, हवा इस्तेमाल कर लें, आ रही है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और फिर रीन्यूएबल में सेकंड पॉइंट है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल हमारे नेचुरल फॉरेस्ट हैं और वाइल्ड लाइफ हैं, दोनों आ जाएंगे बायोलॉजिकल में। इसमें यहाँ ये मतलब नहीं है कि पानी को हम बहता छोड़ दें, बेकार कर दें, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है, आज फ्लो में है, लेकिन हमें ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखने होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, इसमें 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं नॉन रिन्यूएबल, एक तो रिसाइक्लेबल और दूसरा नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल में आपकी मेटल आ जाएंगी, जैसे आयरन है, आयरन को पिघला लो, कुछ भी बना लो, वो फिर बेकार हो जाता है, फिर दोबारा वो पिघल जाएगा और फिर बन जाएगा, तो ये रिसाइक्लेबल है। नॉन रिसाइक्लेबल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल, एक बार खत्म तो वो खत्म। अब है आपके ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आएगा, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, दोनों। जो स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस ह्यूमन खड़ी कर सकता है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी उसको पता होती है। तो ये थे आपका आज का लेसन। 5 मिनट रह गए हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके पीरियोडिक टेस्ट ऑनलाइन शुरू होंगे। उसका सिलेबस मैं ग्रुप वाले जो आपका ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, उसमें डाल दूंगी, और वो शायद 10 मई के बाद स्टार्ट होंगे। और आप अपने आप को पूरी तरह से फुली प्रिपेयर रखें। टाइम भी आपका टेस्ट शुरू होने का होगा और टेस्ट खत्म होने का भी टाइम होगा, उससे पहले आपको सबमिट का बटन दबाना होगा। जो भी प्रोसीजर होगा मैं आपको समझा दूंगी, वो टाइम लिमिट होगी, आपने फौरन उस पे उसको काम को करने के बाद उसको क्लिक कर देना है टाइम के अंदर अंदर, अदरवाइज आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे और ये मार्क्स आपके एनुअल एग्जामिनेशन में जुड़ेंगे। पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स आपको मालूम है इंटरनल असेसमेंट बन के और फिर वो जाते हैं। जिन बच्चों ने अपनी कॉपियां मेरे पास रोल नंबर वाला फॉर्मेट नहीं भेजा है, उनके इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर के इसी पीरियोडिक टेस्ट में जुड़ेंगे। जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं, उनके मार्क्स बिल्कुल नहीं लगेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड रख रहे हैं हम ऑनलाइन ही और यही डाटा हमें सीबीएसई में भेजना है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, अपना काम फौरन कंप्लीट करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजिए। कल मैं आपको टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ाऊंगी। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में यही जो आपने चारों पढ़े हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ये मैंने आपको समझा दिए। कल मैं आपको ये दोबारा समझाऊंगी। पेज नंबर 2 से हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज से पढ़ेंगे। ओके बेटा, हैं बोलिए कौन बोल रहा है? भेजे क्या कब तक भेजे मैम, कब तक भेजे? आज ही, आज कल में भेज दीजिए मेरे पास, क्योंकि फिर मैं उसके बाद अपना टेस्ट बनाने में जुट जाऊंगी तो मेरे पास भी टाइम नहीं होगा बेटा। अभी अनम्यूट कर रही हूँ, आपको कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं आप। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, आप भी अपने आप को अनम्यूट करिए और जो कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछिए। कोई बच्चे की कोई क्वेरी है, कोई पूछना चाहता है पीरियोडिक टेस्ट के बारे में, कुछ पूछना हो। अगर आप मुझे, फिर से बता रही हूँ मैं आपको, अगर आप मुझे 13 लेसन जो कवर हो चुके हैं उनका फॉर्मेट बना के नहीं भेजेंगे तो आपके मार्क्स 10 में से नहीं लगेंगे। टेस्ट आपका होना है 10 मई के बाद टेस्ट होगा, उसका सिलेबस मैं डाल दूंगी आप पे।
आपके व्हाट्सएप पर। आप अपने आप को प्रिपेयर मैम जो रखिए। आपने हाँ जी बोलो, करना है। बोलिए। कोई मैम पूछना ऑनलाइन चाहता है? टेस्ट ये टेस्ट जब वो कब चेकिंग के लिए भेजना है? आज या कल, 2 दिन है आपके पास, बस 2 दिन के अंदर भेजिए आप। मैम चलिए बेटा, ऑनलाइन टेस्ट होंगे। हाँ जी, ऑनलाइन टेस्ट 10 मई के बाद स्टार्ट होंगे और सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट होंगे। डेट शीट मिलेगी। और कुछ पूछना है किसी को? चलिए ओके मैम बेटा, बाय। जिसने भेज दिया काम की वो फॉर्मेट किसी भी भेजना है? क्या बोला है? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो बेटा। मैम जिसने फॉर्मेट भेजा उसको दोबारा से भेजना है? नहीं, जिन्होंने भेज दिया मैम उनमें मैंने जिसने नोट डाउन भेज कर दिया लिया है। फॉर्मेट उसको जिन्होंने दोबारा नहीं से भेजा भेजना है? उनके मैंने रोल नंबर्स भेजे थे। रोल नंबर्स भेजे थे आपके पास। वो रोल नंबर वाले बच्चे जो हैं वो मुझे भेज दीजिए काम। फॉर्मेट बना के पूरा मैम भेजेंगे। एडमिशन नंबर भी चाहिए होता है मार्क्स लगाने के लिए, तो फॉर्मेट बना के भेजेंगे। चलिए ओके, मैं बाय बेटा। जिस पे काम आता है लिखने उसी के पे लिए भी भेजने कुछ हैं नहीं वो है। फोटो। मैम जिस पे काम आता है उसी पे भेजना है फोटो। नहीं बेटा, उस पे आप भेज ही नहीं सकते, मेरे पर्सनल पे भेजेंगे। ओके मैम। बाय बेटा।